हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। नया सिलेबस आ गया है और अगर आप मेरी दूसरी वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है आपका पेपर 4 का, उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि जस्ट बिकॉज पार्ट ए में सेक्शन में हमें अब आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स नहीं पूछ रहे हैं या टेंसेज नहीं लिखा हुआ है तो मुझे करना नहीं है तैयार। नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी भी मेंशन्ड है, थोड़ा ट्विस्टेड तरीके से कि एक शब्द को आप एक सेंटेंस में कैसे कैसे यूज कर सकते हो, और वो तभी करना आएगा जब आपको एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच करने आएंगे। ठीक है, तो डिटेल में अपन ऑलरेडी सिलेबस को देख चुके हैं इंग्लिश को, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज मेंशन्ड है और वो है आपका यूनिट 3 ऐसे राइटिंग, 600 वर्ड्स, 40 मार्क्स। ठीक है, आपकी ऐसे राइटिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। डिसेंट मार्क्स आपको अगर ग्रैब करने हैं, कैच करने हैं, तो आपको राइटिंग में बहुत स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, आपका कंपटीशन अब पेपर 4 में ऐसे राइटिंग में ही होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश अभी भी 80 मार्क्स की है और हिंदी भी 80 मार्क्स की हो गई है। मैम ऐसा कैसे? ऐसा ही है, मैं बता देती हूँ। हिंदी के पोर्शन में भी 10 नंबर इंग्लिश की है। ठीक है, राइट। तो 80 मार्क्स की हिंदी, 80 मार्क्स की इंग्लिश और 40 नंबर का ऐसे। नाउ मैं आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूं, बट बिफोर वी स्टार्ट दैट मैं आपको बताना चाहती हूं दैट 19 जनवरी को गुनेश जी आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं, मॉर्निंग 11 AM। आई अर्ज यू, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन हिम लाइव, क्योंकि आपकी प्री की प्रिपरेशन और आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं होने वाला है कि आपको कैसे करना है, आपको क्या करना है वो बताया जाएगा। नाउ डिटेल 19 जनवरी को आपको मिलेगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 40 मार्क्स का सेक्शन नया, यूनिट 3 ऐसे, टोटल मार्क्स 40। अब इसमें इन्होंने दिया हुआ है 6 थीमेटिक एरियाज। थीमेटिक एरियाज मतलब 6 ऐसे डोमेन्स जिनके अंदर से टॉपिक्स आ सकते हैं। इन 6 डोमेन्स में से आपको एक ऐसे लिखना है और एक ऐसे में आपको 600 शब्द लिखने हैं इन आइदर हिंदी और इंग्लिश। अगर आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो आपने पूरे पेपर्स हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में ही आपको ये ऐसे लिखना है। बट इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आपने पेपर 1 2 3 इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है, आपका इंग्लिश वाला सेक्शन आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपको ये ऐसे अब इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, इन दी एग्जाम आपको दोनों लैंग्वेजेस में ये ऐसे के टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट, अब ऐसे के जो टॉपिक्स हैं ये इन 6 थीम्स में से बेस्ड होंगे। आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है और आपको सब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट रेलेवेंस मेंटेन करके रखनी है, अपने आइडियाज को कोहेरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है, आपको प्रिसाइज रहना है। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है छोटा, कंसाइज, लिमिटेड, समरी, ये सब ब्रेविटी के मतलब होते हैं। 600 शब्दों में भी अगर आपको कंसाइज रखना है तो इसका मतलब जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होंगे, यानी कि वो बहुत वेग भी हो सकते हैं या फिर बहुत स्पेसिफिक होके भी आपसे वेग इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। मैं भी बताती हूँ, सैंपल्स में लेकर आई हूँ कुछ। तो ब्रेविटी और प्रिसीजन से मुझे यही लगता है कि आपके टॉपिक्स बहुत ज्यादा वाइड रहने वाले हैं। आपको बहुत स्पेसिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट फॉलो करना है अपने ऐसे में। ऐसा कैसे? फर्स्ट टाइम होने वाला है, सो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि एग्जाम कैसा आता है, किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। वी विल अगेन डिस्कस जब एग्जाम होता है, बट गोइंग बाय द डिस्क्रिप्शन गिवन ओवर हियर, दैट इज व्हाट आई कंक्लूडेड। नेक्स्ट, क्रेडिट विल बी अकॉर्डेड फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट, कोहेरेंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन। इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जो बात आप कहना चाहते हैं, क्या आप अपने शब्दों से कह पा भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है और मुझे सुबह मेरी कैब बुक नहीं हो पाई, जो मेरी कार थी वो पंचर थी, बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट। तो जब मेरा दिमाग खराब होगा, जब मेरा मूड खराब होगा, तो मेरे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरे जो शब्द होंगे वो स्लर करेंगे, वो आइडियाज कोहेरेंट नहीं होंगे, यानी कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से लिंक नहीं हो रहा होगा, मैं अच्छे शब्द यूज नहीं करूंगी, मेरे सेंटेंसेस कंप्लीट नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आप कैसे पेपर पे उतार सकते हैं? आई एम नॉट गोइंग थ्रू विद अ वेरी गुड डे। घटिया सेंटेंस, एब्सोल्युटली घटिया सेंटेंस। इस सेंटेंस को आप कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। इट्स नॉट अ गुड डे फॉर मी टुडे, दिस इज अ बेटर सेंटेंस। क्यों? क्योंकि बहुत ही मेलो तरीके से मैंने बता दिया कि मेरा दिन अच्छा नहीं है। और पिछले वाले सेंटेंस में मैंने बहुत ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन यूज किया है। अगेन, आपके एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर यही है, इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर यही है कि आप अपनी बात कितने अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं। आपको अपना इमोशन शेयर तो करना है, लेकिन ओवर इमोशनल भी नहीं हो जाना है। एसेज
इसीलिए ट्रिकी होते हैं लिखना। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे शब्द लिखने होते हैं, आपको वर्ड लिमिट तक पहुंचना भी है, आपके पास में कंटेंट भी लिमिटेड है, क्योंकि ठीक है सबका एक दो सब्जेक्ट होता है जो कि गुड सब्जेक्ट होता है, राइट? लेकिन आपके पास में टॉपिक्स में लिखने की जो प्रैक्टिस है, अगर आपकी वो कम है, तो गुड सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, आपको सब्जेक्ट फैमिलियर हो या ना हो, आपका टॉपिक आपको अच्छा लगता हो या ना हो, आप फिर भी उसके ऊपर कुछ नहीं लिख पाएंगे, ज्यादा नहीं आप रिजल्ट दे पाएंगे, राइट? तो आपकी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चरल हेरिटेज, हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, सोसाइटी, गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सेम थिंग, साइंस एंड टेक, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट और बाकी जो करंट अफेयर्स इन चीजों से रिलेट करते हैं उनके ऊपर टॉपिक आ सकता है। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एज द वर्ड सजेस्ट, एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स के ऊपर ही टॉपिक आ सकता है। करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स एंड नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारा का सारा आपका जो सरकारें जो स्कीम्स लॉन्च करती हैं, प्रोग्राम्स हैं, कैंपेन्स हैं, कहीं पे कोई नया ही स्लोगन लॉन्च कर दिया है, राइट? जैसे फॉर अभी 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 रन फॉर जयपुर मैराथन लॉन्च हुई थी, ये सारी चीजें आपके करंट अफेयर्स में से आ जाएंगी। अब ये राजस्थान स्पेसिफिक होगा या इंडिया स्पेसिफिक होगा, ये चीज यहाँ नहीं लिखी हुई है, बट जस्ट बिकॉज नहीं लिखा हुआ है डज नॉट मीन कि आपके पास में एक खुला टॉपिक है कि छोड़ो यार इसको नहीं प्रिपेयर करना। आप पेपर 1, 2 और 3 प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये भी टेक्निकली प्रिपेयर कर ही रहे हैं, ठीक है? और लास्ट टॉपिक क्या है? टूरिज्म, कल्चर एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद रेफरेंस टू राजस्थान। कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद रेफरेंस टू राजस्थान, जैसे कि वाटर क्राइसिस का पता कर लिया, क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो जो इश्यूज हैं उसके बारे में बात करनी है। वाटर क्राइसिस को बहुत डिटेल में लिया जा सकता है। पहले ही राजस्थान क्या है? एक एरिड और सेमी एरिड स्टेट है, तो हमारे पास में वाटर की अदरवाइज अवेलेबिलिटी कम है, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर्स नहीं है, वी डोंट हैव एनी पेरेनियल रिवर, राइट? वी हैव वन सीजनल मेजर रिवर जो कि है लूनी, और चंबल वगैरह जो है, बनास वगैरह जो है, वो साउथ राजस्थान के बहुत थोड़े से पोर्शन को ही अफेक्ट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वन मेजर कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, बहुत सारी सब्सिडरी कैनाल्स हैं, यस, लेकिन वो भी पेरेनियल नहीं है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है, काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है, पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट है उसका नाम, वो आ रहा है। बट जब तक नहीं आ जाता तब तक तो वाटर क्राइसिस है। कहते हैं कि हर साल राजस्थान में 1 मीटर वाटर टेबल डाउन जा रही है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ वाटर क्राइसिस। क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा मानसून भी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, और हमारे जो अमाउंट ऑफ वाटर है जो रेनफॉल में धरती पे उतरता है, इंद्रदेव की जो कृपा होती है वो भी कम होती जा रही है। तो वाटर क्राइसिस को अगर आप देखना चाहें तो बहुत तरीके से आप उस चीज को अप्रोच कर सकते हैं। किस्मत अच्छी है तो आपका पढ़ा हुआ और जानकारी वाला टॉपिक आ जाएगा। टूरिज्म एंड कल्चर, अब ये टूरिज्म एंड कल्चर फिर मैम यहाँ क्यों नहीं आए? वो यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, और टूरिज्म यस हिस्टोरिकली भी होता है। जैसे ठीक है, कोई टेम्पल टूरिज्म है आपके, जैसे तनोट माता मंदिर है जैसलमेर का, राइट? जैसे करणी माता मंदिर है बीकानेर का, ये आपके हिस्टोरिकल टॉपिक्स तो हैं, लेकिन ये कंटेम्प्रेरीली यूज किए जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टूरिज्म एंड रिलीजियसिटी, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। टूरिज्म अदरवाइज भी आपके मेन सिलेबस में मेंशन्ड है, 23 में भी था, 26 में भी है। 23 में थोड़ा स्पेसिफिक था, 26 में थोड़ा इसको सिर्फ कॉमा लगा के टूरिज्म ही लिखा हुआ है, तो आपका टॉपिक वाइड हो गया है, ठीक है? टूरिज्म और उसके बाद में क्या है? कल्चर। ट्रेडिशनल चीजों के बारे में बात करेंगे, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट कैसे उस चीज को अप्रोच करी है। फॉर एग्जाम्पल अभी शिल्पग्राम महोत्सव चल रहा है उदयपुर में, ठीक है? तो अभी जो शिल्पग्राम महोत्सव है इसके बारे में अगर आपको पता है तो कल्चर से रिलेटेड चीज हो गई, टूरिज्म से भी रिलेटेड चीज हो गई, और कंटेम्प्रेरी इशू भी है राजस्थान के लिए। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव में भी आ सकता है ये टॉपिक, ठीक है? क्योंकि हम हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस को और आर्टिसंस को बूस्ट कर रहे हैं, नेशनली उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, मेन मार्केट में जो मेन इकोनॉमी है उसमें उनका योगदान बढ़ेगा। दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपको जानना है। यानी कि आपके जो 6 टॉपिक्स हैं ये वो 6 टॉपिक्स हैं जो आप ऑलरेडी पेपर 1, 2 और 3 में किसी ना किसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? ये सॉरी ये जो प्रिपरेशन है आपकी पेपर 1, 2, 3 की, ये आपके इस 40 मार्क्स को डिफाइन कर जाएगी, ओके? हाँ, ठीक है। नाउ सैंपल टॉपिक्स में लेकर आई हूं आपके लिए, जैसे लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करोगे आपको ही हेल्प मिलेगी। 600 वर्ड्स, आई वुड सजेस्ट कि आप 700 800 वर्ड्स को टारगेट करो, ताकि एग्जाम तक जाते जाते आपको 500 टू 600 वर्ड्स तक पहुंचने की हैबिट हो। पहले एक एग्जाम में 600 शब्द टोटल लिखने होते थे, अब एक एग्जाम में इंग्लिश सॉरी पेपर 4 के लिए आपको 600 शब्द सिर्फ यहां लिख देने हैं, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये 6 टॉपिक्स जो मैं आप लाई हूं उसमें, सॉरी 6 थीम्स हैं जिनके अंदर 12 टॉपिक्स मैं लेकर आई हूं, देयर आर टोटल 12 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स अंडर 1 थीम, इनको लिख लो, ठीक है? तो आपके पास में 12-15 डेज हैं, तो हर रोज एटलीस्ट एक ऐसे जरूर लिखो।
टारगेट करो 700 टू 800 वर्ड्स को, ओके, एंड टेक योर टाइम, मतलब आपको 1.5-2 घंटे लग रहे हैं, लो चाय से, लेकिन एटलीस्ट वर्ड लिमिट को टारगेट करने की कोशिश करो। फर्स्ट, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज में 2 टॉपिक्स हैं, द रोल ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स इन प्रिजर्विंग इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल आइडेंटिटी। बहुत आसान है लिखना। अगर आपने हिस्ट्री प्रिपेयर करी है, आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर करा है, लैंग्वेज लिटरेचर प्रिपेयर करा है, तो आप इसको लिख सकते हो। किस बेसिस पे लिखोगे? राजस्थान में सॉरी, इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट? उसी तरह से राजस्थान को मिनी इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज अपने यहाँ कहते हैं कि हर 2 कोस पे एक भाषा बदल जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे लिंग्विस्टिक वैरायटी बहुत ज्यादा है, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपके यहाँ पर लिंग्विस्टिक वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो आपके यहाँ पे कल्चरल वैरायटी भी है, ट्रेडिशनल वैरायटी भी है। आपके यहाँ पे जो फोक डेटीज हैं, फोक गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, जो भी फोक स्टोरीज हैं, टेल्स हैं, ये सब भी बहुत ज्यादा वेराइड हैं। तो अगर आपको इंडिया की कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, तो आप राजस्थान से शुरुआत कर सकते हैं। राजस्थान की कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी जो भी हैं, उनका प्रिजर्वेशन करें। अब ये तो आपने ऐसे में अभी तक तो एक्सप्लेन किया है, आपने सिमिलैरिटीज इंडिया से राजस्थान में ड्रॉ करी हैं। यहां तक मेरा मानना है कि यहां तक आप लगभग 150 से 200 शब्दों तक पहुंच जाएं। उसके बाद में आपको लिखना है कि आप ये काम करेंगे कैसे। ऐसे नहीं करना है कि ए तेरे को राजस्थानी बोलने को नहीं आता है क्या, और उसको 2 थप्पड़ मार दिया और आप पता चले कि न्यूज चैनल के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। नहीं, वो काम नहीं करना है। वी विल लीव दैट वर्क टू एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। वो काम आपको नहीं बताना है। आपको बताना है कि आपको लोकल लैंग्वेजेस को प्रोत्साहन देना है। कैसे देंगे? आप बहुत सारे लैंग्वेज शोज ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जैसे जिसमें बहुत सारे लिटरेचर की बातें हों, बहुत सारे डिबेट शोज हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकते हैं। आप कोशिश कर सकते हैं कि इस तरह के न्यूज चैनल्स हों जो लोकल डायलेक्ट्स को केटर करते हों, ठीक है? हिंदी भाषी राज्य होने के अलावा हम राजस्थानी लैंग्वेजेस में कौन कौन सी डायलेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो आप बार बार इस चीज को रिपीट करोगे, आइडियाज दोगे, तो लगभग 400 से 450 शब्द आपके यहाँ पर हो जाने चाहिए। अब आपको कंक्लूड करना है कि आखिर इस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्यों प्रिजर्व करनी है लैंग्वेज, क्यों प्रिजर्व करना है कल्चर, ट्रेडिशन, फोक डेटीज, स्टेल्स, ये सब इनकी जरूरत क्या है। कंक्लूड आपको यही इंपॉर्टेंस बतानी है, और स्ट्रक्चर आपको यही ले चलना है हर ऐसे में। आई अंडरस्टैंड कि मॉडर्न टाइम्स में हम एसेज बहुत ही इनडायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और अट्रैक्टिव भी लगते हैं, बट बहुत ही रेयरली वो एक्चुअली सक्सेसफुली कर पाते हैं। अगर आपको सेफ रहना है, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि जो ट्रेडिशनल तरीका है ऐसे लिखने का, आप उस पर स्टिक करें। आसान है फॉलो करना, आपकी वर्ड लिमिट को ट्रैक करना आपके लिए आसान रहेगा, और प्रिपरेशन भी आपके लिए थोड़ी ईजी रहेगी। ओके, मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई एम अज्यूमिंग कि आप उसी हिसाब से फॉलो करें। लैंग्वेज लिटरेचर और कल्चरल हेरिटेज में सेकंड टॉपिक है राजस्थान रिच लिटरेरी ट्रेडिशन फ्रॉम वीर गाथा टू कंटेम्प्रेरी वर्क्स एंड देयर रेलेवेंस इन द मॉडर्न एरा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोसाइटी गवर्नेंस एंड पब्लिक अफेयर्स। इसमें फर्स्ट है गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स इन राजस्थान ट्रांसफॉर्मिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन द 21st सेंचुरी। आपको टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट को जोड़ना है, स्टेट को जोड़ना है, और सिर्फ गवर्नमेंट ही स्टेट का पार्ट नहीं होता है, जुडिशरी भी होता है। तो आजकल जो ई कोर्ट्स का, ई लोकपाल का, ये सब जो ट्रेंड चल रहा है, आप उसका एग्जांपल लिख सकते हैं। अगर आप लॉ से फेमिलियर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है उस चीज को यहाँ पर ऐड करने का। इसके अलावा जो भी एआई में डेवलपमेंट यहाँ हो रहे हैं, गवर्नमेंट किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, एआई को यूज कर रही है, वो चीज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और ये अपने आप में एक समंदर है टॉपिक, अतः टॉपिक्स हैं आपको लिखने के लिए, एग्जांपल्स हैं आपको मेंशन करने के लिए, प्रोवाइडेड आपके पास में करंट अफेयर्स इस टॉपिक से रिलेटेड स्ट्रांग हो। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन राजस्थान एड्रेसिंग कास्ट, जेंडर एंड रीजनल डिस्पेरिटीज। आपको गवर्नमेंट की उन कोशिशों को यहाँ पर उजागर करना है, बताना है, जो इन चीजों से डील करते हों। ठीक है, जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 डिस्ट्रिक्ट का राजस्थान में सबसे वर्स्ट कंट्रीब्यूशन ही मान सकते हैं चाइल्ड मैरिज में। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार 12 वर्स्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड मैरिज। ठीक है, अब चाइल्ड मैरिज को 12 से कैसे एड्रेस किया जा सकता है, उसके लिए करंट अफेयर्स में एक बहुत स्पेसिफिक न्यूज है, मैंने यहाँ कवर भी करी हुई है क्लास में। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता भी है, उस चीज का आप एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं। उसके अलावा हम जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स की बात कर सकते हैं। उसके अलावा हम कास्ट स्पेसिफिक बात क्राइम्स की भी बात कर सकते हैं। और सिर्फ क्राइम्स की ही नहीं, जो सोशल एक्सक्लूजन होता है, जो डायरेक्टली क्राइम नहीं होता है लेकिन फिर भी सोशल एक्सक्लूजन, सोशल इम्बैलेंसेस जो हैं उसको एड्रेस करने वाली पॉइंट्स होती हैं, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं।
लाइक आई सेड, अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो ये टॉपिक्स बहुत इजीली आप 600 वर्ड्स में समेट सकते हो। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप 600 वर्ड्स की कोशिश करो, क्योंकि 600 शब्द सुनने में ही लगता है, ये सच में बहुत ज्यादा होते हैं लिखने के लिए। बहुत रिडंडेंसी आने लग जाती है, आप बार बार एक ही पॉइंट को 2-3 तरीके से लिखने लग जाते हो। जो कॉपी चेक कर रहा है उसको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? तो हमें नहीं छोड़ना है, वो लूप होल नहीं छोड़ना है। ओके, नेक्स्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2 टॉपिक्स हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन इन राजस्थान, सोलर पावर एज अ पाथवे टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। राजस्थान का राजस्थान का रिन्यूएबल एनर्जी का क्या टारगेट है? 125 गीगावाट्स, राइट? उसमें सोलर एनर्जी का क्या टारगेट है? 90 गीगावाट्स। राजस्थान पे क्यों है इतना वजन भाई? बिकॉज वी आर सन रिच स्टेट। हमारे यहाँ पर 365 में से 300 से लेकर 310 दिन डायरेक्ट सनलाइट है, ठीक है? अगर आप कभी वेस्टर्न राजस्थान की तरफ गए हैं या आप मुझे वेस्टर्न राजस्थान से सुन रहे हैं, तो आपको पता है कि वहां पर कितने बड़े बड़े सोलर फील्ड्स हैं और विंड मिल फार्म्स हैं। विंड फार्म्स तो मतलब सड़क के दोनों तरफ कई कई सैकड़ों किलोमीटर तक चल रहे हैं, ठीक है? कंपनी स्पेसिफिक की बात ही नहीं है, यहां बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो जो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसमें, ठीक है? करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे या फिर टारगेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो आपके पास में बहुत कुछ होगा लिखने के लिए। एक वर्ड का ध्यान रखना है, सस्टेनेबल। जब आप सस्टेनेबल कहीं पे देख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या कहीं पे भी आप ये चीज देख रहे हैं कि भाई सस्टेनेबल वर्ड को लेके मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स हैं वर्ल्ड के, उनको टारगेट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 17 गोल्स हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से रटाए हैं। अगर आपको याद हो गए हैं तो आप यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट भी मेंशन कर सकते हैं कि हम गोल नंबर फला फला को टारगेट करके हम ये सब अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजस्थान आत्मनिर्भर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। हम पहले इलेक्ट्रिसिटी आसपास के स्टेट से बाय करते थे, अब ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द लूमिंग वाटर क्राइसिस इन राजस्थान। वाटर के ऊपर अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वाटर के नाम पे आप राजस्थान में बहुत कुछ लिख सकते हैं। वी हैव सो मच टू राइट ऑन वाटर क्राइसिस इन राजस्थान। मुझे याद है मैं मुंबई पढ़ती थी, तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, आई वॉज दी ओनली पर्सन फ्रॉम राजस्थान ओवर देयर, ठीक है? तो जो मेरे क्लासमेट्स थे वो बोलते थे, ए तुम्हारे यहाँ तो पानी नहीं होता ना, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स जो होते हैं, तुम्हारी जो घर की महिलाएं होती हैं, वो मटका लेके दूर तक जाती है ना। बस ये सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान तक सीमित है, ठीक है? और अब तो वहां पर भी बहुत बहुत रेयर हो गया, बहुत एक्सट्रीमली रेयर। मतलब मैं पिछले 2 साल से मैंने एक बार भी ऐसा स्पॉट नहीं किया है। 3-4 साल पहले जरूर मैंने 1-2 महिलाओं को देखा था जो मटका लेके जा रही थी कि भाई पानी दूर से लाना पड़ता है। बट सच इज द प्रॉब्लम, ठीक है? कि दुनिया हमें एक्चुअली इसी तरीके से जानती है कि हमारे यहाँ पानी नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ पानी नहीं है, लेकिन वो हालत भी नहीं है। वाटर क्राइसिस आपको एक्सप्लेन करने का अगर मौका मिलता है तो आप कैसे अप्रोच करोगे? पहले राजस्थान को इंट्रोड्यूस करो। वी आर एन एरिड एंड सेमी एरिड स्टेट। हमारे यहाँ पर कैपिटा वाटर जो है इंडिया के कंपैरिजन में क्या है, कुछ आपको फैक्ट्स और डेटा आने भी चाहिए। आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, इतनी जानकारी तो आपको वैसे भी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? वाटर क्राइसिस आपके सामने है। कॉजेस, यस, हम ड्राई स्टेट हैं, हमारे यहाँ पर डेजर्ट है, हमारे यहाँ पर मानसून भी कम होता है। कॉजेस आपको पता ही है। जुडिशियस यूज नहीं कर रहे हैं जो भी वाटर अवेलेबल है उसका। इम्पैक्ट, अगर वाटर क्राइसिस होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे तो होता ही है, इंडस्ट्रीज पे भी होता है, एग्रीकल्चर पे भी होता है, बायोडाइवर्सिटी पे भी होता है। और अगर पानी लेक्स नहीं है, पॉन्ड्स नहीं है, रिवर्स नहीं है, तो वेदर पैटर्न्स पे भी पानी का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। उसके बाद में स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अगेन सस्टेनेबल वर्ड आ गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्सप्लेन करना शुरू कर दोगे, कम से कम नहीं तो 30 से 35 वर्ड, 40 वर्ड तो यहीं आपके आराम से कंज्यूम हो सकते हैं। आपको क्या बताना है? स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज कि आप वाटर को कैसे मैनेज कर सकते हो। जुडिशियस यूज ऑफ वाटर इन अ पर्सनल एंड सोशल लेवल, ठीक है? तो पर्सनल और सोशल लेवल को आपको दोनों को एड्रेस करना है। नेक्स्ट, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जैसे ट्रांसफॉर्मिंग राजस्थान एग्रीकल्चर, चैलेंजेस ऑफ एरिड फार्मिंग, इरिगेशन रिफॉर्म्स एंड पाथवेज टू डबलिंग फार्मर्स इनकम। ये फार्मर्स इनकम को डबल करने की बात किसने कही थी? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कही थी। जो उनका टारगेट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट विल लीव अ गुड इंपैक्ट ऑन द एग्जामिनर। उसके अलावा एरिड फार्मिंग, क्योंकि हम एरिड स्टेट है, हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, तो हम एरिड फार्मिंग कौन सी कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान में कर सकते हैं मिलेट्स। जब आप मिलेट्स मेंशन करेंगे तो आपके पास में एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा मिलेट्स की इंपॉर्टेंस का। जैसे जो है ज्वार है, बाजरा है, फॉक्सटेल है, इनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। वीट बहुत पानी कंज्यूम करता है, राइस उससे भी 1000 गुना ज्यादा पानी कंज्यूम करता है। तो हम राजस्थान में वीट और राइस क्यों उगा रहे हैं?
हमें नहीं उगाना चाहिए, हमें फॉक्सटेल उगाना चाहिए, हमें ज्वार उगाना चाहिए, हमें बाजरा उगाना चाहिए, जो कि पानी को बहुत बहुत मिनिमम लेवल पे कंज्यूम करते हैं। तो एरिड फार्मिंग की इंपॉर्टेंस, जिसमें आप मिलेट्स को मेंशन कर सकते हैं। जब आप मिलेट्स को मेंशन करेंगे तो आपके पास में स्कोप होगा मिलेट्स की इंपॉर्टेंस लिखने का। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं, एनवायरमेंट बेनिफिट्स रहेंगे, सॉइल बेनिफिट है, न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, सब कुछ मेंशन कर सकते हैं। जब नहीं मेंशन कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर मिलेट्स को क्या बोलते हैं? श्री अन्न बोलते हैं। और 2023 को क्या कहते हैं? मिलेट ईयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। आपके पास में कम से कम नहीं तो 50-60 वर्ड्स तो यहाँ पर मिलेट्स को मेंशन करके आ गए। नेक्स्ट, इरिगेशन रिफॉर्म्स। अब हम इरिगेशन के लिए पाइपिंग सिस्टम या फिर सब कैनाल्स के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड ना करके, स्प्रिंकलर सिस्टम वगैरह जो है ये भी बहुत पानी वेस्ट करता है, तो हम क्या करते हैं? ड्रिप सिस्टम यूज करने लग गए हैं। ठीक है, या फिर शावर सिस्टम यूज करने लग गए हैं, वो आप चीज मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा पाथवेज टू डबलिंग फार्मर्स इनकम, जब आपने पानी बचा लिया और आपने ऐसी फार्म क्रॉप्स लगाई हैं जो कि बहुत अच्छा मार्केट में बहुत अच्छा रेट जिनका मिलता है और पानी को कम यूज करती हैं, तो आपको फार्मर्स की इनकम को भी डबल करने का मौका मिल जाएगा। और क्योंकि राजस्थान का क्लाइमेट ऐसा है, तो हम मिलेट्स की मल्टीपल फार्मिंग भी, मल्टीपल साइकिल्स जो हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सीजन्स होते हैं जब फार्मर्स कुछ भी नहीं उगा रहे हैं, उनका खेत जो है वो फैलो है और सॉइल इरोजन हो सकता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास में ये एक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट, राजस्थान इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड अचीविंग अ $350 बिलियन इकोनॉमी। हमारा टारगेट क्या है? $350 बिलियन इकोनॉमी। और उत्तर प्रदेश का क्या है? 1 ट्रिलियन। ऐसा लग भी रहा है कि वो पहुंच जाएंगे 1 ट्रिलियन तक। और उनके कंपटीशन में कौन आने वाला है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, गुजरात, ये दो स्टेट्स हैं जो उत्तर प्रदेश के डायरेक्ट कंपटीशन में हैं फॉर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। बट ठीक है, हम कहीं तो हैं बिकॉज इवन दिस वाज नॉट हियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स एंड नेशनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन राजस्थान, लेसन्स फ्रॉम ड्राउट्स, फ्लड्स एंड नेशनल इनिशिएटिव्स। आई थिंक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। क्लाइमेट के नाम पे अगर आपने राजस्थान के क्लाइमेट डिजास्टर्स को अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप क्लाइमेट कहाँ पढ़ रहे हैं, है ना? तो क्लाइमेट के लिए मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही, दिस इज वेरी वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, एनडीसीज की बात हो रही है यहाँ पे, नेशनली डिटरमाइंड चैलेंजेस एंड राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम डिजिटल इंडिया टू विकसित भारत 2047। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भाई 2047 तक हमें भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। वो टेक्निकली डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगी जब हम 8-9 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे इकोनॉमी में। 4 सवा 4 के आसपास ऊपर हैं ऑलरेडी, विच इज गुड, इट्स अ गुड ग्रोथ। लेकिन $10 ट्रिलियन से नीचे पार पड़ेगी नहीं ठीक है, चलो। तो आपको विकसित भारत में क्या क्या हो रहा है वो मेंशन करना है, राजस्थान का पर्सपेक्टिव आपको ऐड करना है, यानी कि विकसित राजस्थान 2047 का जो टारगेट है और उसके अंदर जो भी प्रोग्राम्स, स्कीम्स, डेवलपमेंट कैंपेन्स चल रहे हैं वो सब आपको मेंशन करना है। पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, हम कैसे पहुंचेंगे, हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है ताकि हमारा ऑयल बिल जो है वो कम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी है। राइट, नेक्स्ट, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा जोर देना है। नेक्स्ट, इस तरह से आपके पास में बहुत सारे टारगेट हैं। एनर्जी के सेक्टर में हम रिन्यूएबल एनर्जी पे, अच्छा ठीक है वो मैंने बोल दिया कि हमें ऑयल बिल कम करना है। और क्या है, और क्या है, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टेक और एआई के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके अलावा आप इसरो मेंशन कर सकते हैं कि हम स्पेस टेक में क्या क्या कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया ने कल की ही बात है ना, इंडिया ने C62 करके एक सैटेलाइट भेजी है। एक नहीं, एक्चुअली उसके ऊपर 16 सैटेलाइट्स हैं, 15 सैटेलाइट्स दूसरे देशों की भी हैं। PSLV इंजन यूज किया है, उसमें थोड़ा इशू आ गया है बट दिस इज स्टिल न्यूज। हम इसरो को कैसे यूज कर सकते हैं विकसित भारत 2047 के लिए। उसके अलावा डिफेंस, मिलिट्री जो माइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिलिट्री का पॉइंट यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसमें आत्मनिर्भर भारत का भी आप यहाँ पर पॉइंट जोड़ सकते हैं। आपको डेवलपमेंट करना है तो आप किस किस क्षेत्र में जाके डेवलपमेंट कर सकते हैं, बहुत इसको सूक्ष्म तरीके से माइन्यूटली अगर आप अप्रोच करोगे तो 600 शब्दों तक आराम से पहुंच सकते हो। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, आपको 600 शब्दों पहुंचने हैं यस, लेकिन आपको स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखना है, ऐसे लिखना कैसे है। लास्ट टॉपिक है टूरिज्म, कल्चर एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज विद राजस्थान, विद रेफरेंस टू राजस्थान, जिसमें राजस्थान की टूरिज्म पॉलिसी 2025 मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई है। ठीक है, नई पॉलिसी आई है राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी, कब आई? प्रवासी राजस्थान दिवस वाले दिन आई। ठीक है, 10 दिसंबर 2025। तो टूरिज्म पॉलिसी, अगर आपने वो टूरिज्म पॉलिसी पढ़ी है, देखी है, समझी है, दिया कुमारी जी क्या क्या कर रही हैं, आपकी जो वन ऑफ द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ राजस्थान, वो क्या क्या कर रही हैं, अगर आप उसको भी ध्यान से देख लोगे ना तो फिर आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। उसके अलावा बैलेंसिंग कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड मॉडर्न टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान, चैलेंजेस एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, अगेन विद सस्टेनेबिलिटी।
ठीक है? आपको रिसोर्सेज़ को वेस्ट नहीं करना है, आपको कम रिसोर्सेज़ में मैक्सिमम रिज़ल्ट अपनाना है पाना है सॉरी अपनाना नहीं है, पाना है। यू नीड टू गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स विद व्हाटएवर रिसोर्सेज़ यू हैव विद यू, ठीक है? ओके, ओके। उसके बाद में चैलेंजेस वगैरह, तो चैलेंजेस क्या है? हमारे यहाँ टूरिज़्म में चैलेंजेस क्या होते हैं? हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस है, उसके अलावा हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, उसके बाद में हमारे पास में जो सिविक इश्यूज़ हैं, उसका प्रॉब्लम है, सोशल क्राइम्स हैं, जेंडर स्पेसिफिक क्राइम्स हैं, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। इनको कैसे आपको एड्रेस करना है, कैसे इनका सॉल्यूशन निकालोगे, कैसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट लाके दिखाओगे, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म आपके प्री के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूरिज़्म में स्पेसिफिक क्वेश्चन्स आते हैं। ठीक है? कोई से भी टेम्पल का नाम लगाएँगे और बोलेंगे इन 4 ऑप्शंस में से टेम्पल ये कहाँ पाया जाता है? हाँ, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, आता है, हर बार मैंने तो देखा है। ठीक है? छोड़ने लायक क्वेश्चन नहीं होते हैं, दीज़ आर वेरी छोटा-छोटा टॉपिक्स, इनको ब थोड़ा-थोड़ा भी अगर अटेंशन दोगे ना, तो यू विल बी एबल टू कवर देम। बट राइटिंग प्रैक्टिस अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको मेंटेन करके रखनी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट यू हैव न्यू थिंग दैट इज़ एडेड फॉर यू। ये सेम चीज़ हिंदी मीडियम में भी काम करेगी। मैं हिंदी में ये चीज़ इतनी एक्सप्लेन नहीं कर सकती बट यू गेट द आइडिया। यही 6 टॉपिक्स आपको पेपर 1, 2 और 3 वैसे ही प्रिपेयर करवा रहे हैं। इनको लिखने की प्रैक्टिस कर लो। इनको लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको याद भी ज़्यादा रहेगा और आप पेपर 1, 2, 3 में एक्चुअली अच्छा भी परफॉर्म कर पाओगे। सो इट्स लाइक अ साइकिल। अगर ये करोगे तो ये करने को मिलेगा और अगर ये कर लोगे तो इसमें और स्ट्रांग हो जाओगे। ठीक है? चलो ऑल द वेरी बेस्ट और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई विल हैंडल दीज़ टॉपिक्स विद यू अगेन और देखते हैं कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ गूगल फॉर्म, आप उसको गूगल फॉर्म को भर के आप फिल करके सबमिट कर दो, यू विल गेट काउंसल्ड। और कोई इशू रहता है, कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू एंड आई एम हियर। ओके, थैंक यू।